क्या इजराइल वर्सेस हमास, इजराइल वर्सेस लेबनान, इजराइल वर्सेस ईरान, ये तीनों जंगी मोर्चे हाईजैक हो चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के बीच पहले से ही एक दूसरे के खात्मे को लेकर लकीरें खींची हैं। लेकिन क्या नेतन्याहू और खामनेई सिर्फ इस जंग के मोहरे हैं? क्या पर्दे के पीछे मिडिल ईस्ट में भी अब पुतिन और बाइडेन की टक्कर चल रही है? क्या अरब की जंग को और भड़काने के लिए पुतिन और बाइडेन आमने सामने आ चुके हैं? इसके एक दो नहीं बल्कि कई बड़े संकेत मिले। ये संकेत बताते हैं कि यूक्रेन के जंगी मोर्चे के बाद अब अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां मिडिल ईस्ट में टकराने जा रही हैं। इनकी ये टक्कर मिडिल ईस्ट के क्षेत्र को परमाणु जंग के मुहाने पर ला सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट की जंग अब इजराइल और ईरान नहीं बल्कि रूस और अमेरिका लड़ रहे हैं। इस युद्ध में अब इजराइल और ईरान के हथियारों की नहीं बल्कि रूस और अमेरिका के हथियारों की टक्कर हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ढाल बनकर खड़े हैं। तो उधर ईरान की तरफ से पुतिन भी जंगी मोर्चे पर उतर आए हैं। हाल के दिनों में दोनों तरफ से हुई हथियारों वाली मोर्चाबंदी इसका सबसे बड़ा सबूत है। खबर है कि अमेरिका तेहरान के खिलाफ तेल अवीव को अपना सबसे बड़ा हथियार देने जा रहा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजराइल में सामरिक दृष्टि से अहम ठिकानों पर अपनी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने जा रहा है। यह तैनाती ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल वाले खतरे से निपटने के लिए की जाएगी। यही नहीं, अमेरिका थर्ड सिस्टम देने के साथ इसे संचालित करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भी इजरायली धरती पर तैनात करेगा। अमेरिका ने मध्य पूर्व और यूरोप में कई तरह की मिसाइल रक्षा प्रणालियां तैनात की है, जिसमें पैट्रियट सिस्टम भी शामिल है। अब सवाल यह है कि अमेरिका अपना सबसे बड़ा हथियार इजराइल को क्यों दे रहा है? क्या ईरान के हथियारों का जवाब देने के लिए इजराइल के पास पर्याप्त सुरक्षा कवच नहीं है, या फिर इसके पीछे कारण कुछ और है? दरअसल इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का वो सुरक्षा चक्र जो ईरान की सुरक्षा में तैनात है। ईरान में 5 लेयर की सुरक्षा दीवार है। पहली लेयर में रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। दूसरी लेयर में भी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की ही तैनाती है। इसका नाम है S-300। तीसरी लेयर में रूस के ही पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की सुरक्षा में है। चौथी लेयर में ईरान ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस की तैनाती कर रखी है। इसका नाम है खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम। पांचवी और अंतिम लेयर है बावर एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अलर्ट मोड में है। बावर भी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान का ये वही 5 लेयर का सुरक्षा चक्र है जिसे भेद पाना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि इजराइल ने जो साइबर अटैक किया है वो सुरक्षा की इसी मजबूत दीवार को तोड़ने के लिए किया है। मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर अमेरिका और रूस दोनों की तरफ से हलचल बढ़ी हुई है। एक दिन पहले ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। इजराइल लगातार ईरान समर्थक हथियारबंद संगठनों पर हमला कर रहा है। मुलाकात की जगह तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद थी। यह मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। अब ईरान जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। मुलाकात के दौरान पुतिन ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि रूस उनका साथ देगा।
बाइडेन पुतिन की मंशा को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए उन्होंने इसराइल को अपने घातक हथियार देने के साथ साथ मिडिल ईस्ट के इलाके में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। हाल ही में अमेरिकी वायुसेना ने अपनी एक फ्लीट इस इलाके में भेजी है। यानी हालात ऐसे बन रहे हैं कि यूक्रेन के बाद मिडिल ईस्ट के इलाके में भी अमेरिका और रूस जैसी शक्तियां टकरा सकती हैं। यहां भी नेटो वर्सेस रूस हो सकता है और यह टकराव परमाणु जंग का कारण भी बन सकता है। जिस वक्त अमेरिका और रूस के टकराव का एक और मोर्चा तैयार हो रहा है, उस वक्त 3 दिन पहले ईस्ट एशिया समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में जारी संघर्षों पर चिंता जाहिर की थी और आसियान देशों के बीच समन्वय की बात कही थी। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान के मित्र समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी विश्व के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से जंग का विरोध किया है और बातचीत से शांति वाला समाधान खोजने की बात कही है। यही वजह है कि आज चाहे वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन हो, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन हो या फिर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सभी एक सुर में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। पीएम मोदी की तारीफ करने वाले दिग्गजों में अब एक नाम और जुड़ गया है। वो है पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिन्होंने अपनी किताब अनलीज्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा है कि उनमें एक विचित्र तरह की अलौकिक ऊर्जा है। इस तारीफ का कारण पीएम मोदी की कूटनीति और दुनिया में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता है। यहाँ पीएम मोदी का जिक्र करना इसलिए जरूरी था क्योंकि दुनिया के ज्यादातर नेताओं को लगता है कि वही युद्ध में शांति स्थापित करा सकते हैं। अब जब मिडिल ईस्ट में रूस और अमेरिका के बीच नए जंगी टकराव की आशंका बढ़ रही है, ऐसे में दुनिया की नजरें एक बार फिर शांति की कोशिशों के लिए पीएम मोदी की तरफ टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और युद्ध चाहे रूस यूक्रेन में हो या फिर इजराइल हमास में या अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, TV9 भारतवर्ष दुनिया का इकलौता न्यूज चैनल है जो ग्राउंड जीरो से सबसे सच्ची रिपोर्ट भारत और दुनिया तक पहुंचाता है। वॉर कवरेज में आपका पसंदीदा चैनल यूं ही नहीं नंबर 1 है। इसके लिए हमारे रिपोर्टर और कैमरा पर्सन जैसे खतरों से खेलते हैं वो आपको साफ पता है। जान जोखिम में डालकर आप तक सच पहुंचाते हैं, आप इसको जानते हैं। हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कैसे यहां पर एक बार फिर हमारी टीम वॉर जोन में अपनी जान जोखिम में डालकर आपके लिए ये रिपोर्ट्स लेकर आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसराइल और लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह में जंग चरम पर। आलम यह है कि इजरायली सेना ने इस बार ईरान की शह पर पले बढ़े इस चरमपंथी और सियासी जमात को जड़ से मिटाने पर आमदा। जरा देखिए कैसे यहूदी देश की सेना शिया मुसलमानों के संगठन हिजबुल्लाह को मिटाने की खातिर लेबनान को मिट्टी में मिलाने का अभियान चला रही। इन सब के बीच TV9 भारतवर्ष की टीम भी खुद को जोखिम में डालकर ग्राउंड जीरो से पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही। समय मौजूद हैं बेरूट के हारेट इलाके के अंदर, जिसने इजराइल ने अभी थोड़ी देर पहले अटैक किया है। आप सायरन सुन सकते हैं, धुआं की गंध। मैं आपको बताऊं कि पूरे इलाके में थोड़ी देर पहले इस इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है, खासतौर पर इजराइल की तरफ से, क्योंकि इजराइल अब इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। ऐसा कई बार हुआ जब हमारे रिपोर्टर और कैमरा पर्सन लेबनान की तबाही की कवरेज कर रहे थे, तभी इजराइल के आसमान से एयर स्ट्राइक हुई और हिजबुल्लाह के ठिकाने मलबे में तब्दील हो। ये बेरूट का हेरेट इलाका है और अगर आप ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी और अभी का आलम ये है कि चारों तरफ आपको यहाँ पर इन बिल्डिंगों को आप देखेंगे कि ये खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। थोड़ी देर पहले इजराइल ने इन्हीं इलाकों के अंदर अटैक किए हैं और इजराइल ने कह दिया है कि इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली कर दे, सिविलियन इलाकों से निकल जाए। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 15 से 16 मंजिला, ये जमींदोज हो चुकी है। इजराइल ने अब की बार हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने की ठानी।
ऐसे में पहले नसरुल्लाह को मारा और अब चुन चुनकर पूरे संगठन की सांस उखाड़ने का मिशन जारी है। इस समय बेरूट के उस इलाके में है जिसे बुशरा कहा जाता है, और अगर आप ये इमारत देख रहे हो तो बताया जा रहा है कि कल रात को इस इलाके को टारगेट किया गया था। इजराइल को ये जानकारी थी कि यहाँ पे इजराइल ने ये अटैक किया। करीबन रात को 1:30 बजे बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को अटैक किया, किस तरीके से ड्रोन से अटैक किया गया। खास बात ये मैं आपको बता दूं कि कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे नईम कासिम के होने की बात कही जा रही थी। हिजबुल्लाह के नेता और उसके तमाम खुफिया ठिकाने मिट्टी में मिल चुके हैं। जरा देखिए कैसे इजरायली सेना लेबनानी चरमपंथी संगठन के कमांड सेंटर में कोहराम मचा रही है। हम इस समय दहिया के इलाके में हैं और अगर आप देखें नसरुल्लाह की फ़ोटो आप देखेंगे, हज़रत नसरुल्लाह की तस्वीरें यहाँ पर लगा रखी हैं। हर घर पर आपको ऐसी तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। और ख़ास बात ये कि अभी यहाँ पर जो अटैक किए गए थे, कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर था दहिया के अंदर। दहिया वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्लाह का, जहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। जब खबर आई कि इजराइल ने नसरुल्लाह के वारिस हाशिम सैफुद्दीन का भी खात्मा कर दिया, तब भी मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाला दुनिया का इकलौता टीवी चैनल TV9 भारतवर्ष ही था। मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ी देर पहले स्ट्राइक्स की है नसीम सैफुद्दीन, जो नया कमांडर था खासतौर पे हिजबुल्लाह का, और नसरुल्लाह का छोटा भाई कजन जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बड़े काम करता था, उसको टारगेट किया गया। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ, निशान जरा दिखाइए तस्वीरें। और ये देखिए पूरी की पूरी 8 से 10 मंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी है और यहाँ पर कई बड़े कमांडर्स के हिजबुल्लाह के मारे जाने की खबरें आ रही है। हिजबुल्लाह की बर्बादी के मिशन में लेबनान का पूरा दक्षिणी इलाका अब बियाबान बन चुका है। ये साउथ लेबनान का वो इलाका है जो इस समय अटैक्स की जद में है, और अगर आप देखें कि यहाँ पर बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है। और अभी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको बोला गया है कि निशांत आराम से, और इस जगह पर क्योंकि थोड़ा सा खतरा भी है और हमको बहुत ध्यान रख के यहाँ से मूवमेंट करने के लिए कहा गया है। चलिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कुछ मिनट होते हैं जब हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सिर्फ 1 महीने में लेबनान की सूरत बदल चुकी है। एक तरफ यहाँ हवाई हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ अब इजरायली सेना जमीन पर भी कहर बरपा रही है। और अब मैं आया हूँ साउथ लेबनान के इलाके तायरे में, यानी वो आप कह सकते हैं कि वो वॉर फ्रंट जो इस समय सबसे आगे है। एक मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूं, कल रात को अगर आप देखें यहाँ पर एक स्ट्राइक्स की गई थी इस इलाके को, यानी जो इलाका साउथ लेबनान से और खास तौर पर जोड़ता है दायरे को, यानी वो इलाका जो सबसे महत्वपूर्ण है इस समय, वहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई। कहा गया कि इजराइल को पता लगा था कि यहाँ पर हिजबुल्लाह की कोई मूवमेंट हो रही है। उसके बाद आप देखिए इस पूरे इलाके को कैसे टारगेट किया गया। करीबन 1 महीना पहले इन्हीं इलाकों में था, तब यहाँ पे शांति थी, चीजें ऐसी नहीं बिगड़ी थी, लेकिन अब 1 महीने के अंदर चीजें बहुत बदल चुकी हैं। देखिए पूरी की पूरी बस्ती बर्बाद हो चुकी है। जो इलाका कभी गुलजार था वहां मलबे और धुएं का गुब्बार। लेबनान के अलग अलग इलाकों में लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। अभी मैं जिस जगह पे हूं, यहाँ पर अगर आप देखें पूरा इलाका करीबन 8 से 10 बड़े कंपाउंड्स को बर्बाद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स आपको बता रही है कि किस तरीके की बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी। हालांकि हमें कहा गया कि कुछ देर में और बड़ी एयर स्ट्राइक्स होनी है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि आखिरकार एयर स्ट्राइक्स का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा होगा। निशान, इन तारों से बचकर, क्योंकि मेरे इस कैमरा पर्सन मेरे साथ हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि आखिरकार यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्टिव हैं। हालांकि देखिए हमें बताया गया है कि अभी इस इलाके से आपको दूर रहना है। अब की बार इजराइल ने लेबनान के पूर्वी हिस्से को भी निशाना बनाया, जहां से सीरिया बेहद करीब है। इजराइल अब 2006 के बाद ऐसे इलाकों में भी अटैक कर रहा है जो इससे वो लगातार बसता था। मैं इस समय ईस्ट लेबनान के उस इलाके में हूँ जो लगातार एक रूस आप कह सकते हैं पॉपुलेशन एरिया था, उसको लगातार अटैक किया जा रहा है। पहला ऐसा मौका होगा जब इस तरीके के अटैक्स को इनिशिएट किया है। अगर आप वो देखें, ये ईस्ट आप कह सकते हैं लेबनान के ठीक सामने जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, ये सीरिया का इलाका है, ये बॉर्डर इलाका है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये वो इलाके हैं जो लेबनान के और सीरिया के लगते हुए हैं। और कोशिश ये कर रहा है इजराइल कि अब इन इलाकों को भी टारगेट किया जाए। लेबनान से ये ग्राउंड रिपोर्ट महज न्यूज कवरेज नहीं, बल्कि वो वॉर हिस्ट्री है जिसके पन्ने आने वाली पीढ़ियों के सामने जब जब खोले जाएंगे, तब तक TV9 भारतवर्ष की साहसिक और सच्ची कवरेज की मिसाल दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब एक स्पेशल स्टोरी, अमेरिका में डेवलप हुए एक ऐसे हथियार पर
जो ड्रोन वॉरफेयर की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ड्रोन किलिंग मशीन की, जिससे हजारों फीट ऊपर उड़ते किसी भी ड्रोन के खात्मे के लिए बारूद तो नहीं निकलता, लेकिन जमीन पर तैनात यह वेपन ड्रोन को मार गिराने के लिए जो आधुनिक तरीका अपनाता है वो बेहद हैरत अंगेज है। हमारा दावा है कि आपने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या है ड्रोन वॉरफेयर और क्यों अब ड्रोन के खात्मे के लिए आधुनिक हथियार बनाया जाना समय की मांग है? इसे समझने के लिए हाल के कुछ ड्रोन अटैक की तस्वीरों को देखना जरूरी है। ये हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे लेटेस्ट ड्रोन अटैक है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को पहली बार 2 लॉन्ग रेंज फाइटर ड्रोन से दहलाया और नेतन्याहू को बहुत बड़ा चैलेंज दिया। सोशल मीडिया पर यह दूसरा वीडियो देखिए। हाल ही में यह हमला लेबनान में हुआ था। दावा है कि यहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करने के लिए ड्रोन अटैक किया। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, 14 अप्रैल की घटना बताते हैं। उस दिन ईरान ने इजराइल को दहलाने के लिए करीब 130 बैलिस्टिक मिसाइल, 36 क्रूज मिसाइलों के अलावा 165 सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हालांकि तब इजराइल का दावा था कि उसने ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से आसमान में ही नाकाम कर दिया था। लेकिन ईरान इजराइल पर ऐसा हमला दोबारा नहीं करेगा, इसकी गारंटी शून्य है, क्योंकि दुनिया में ड्रोन का सबसे बड़ा जखीरा ईरान के पास ही बताया जाता है। 2500 किलोमीटर की रेंज वाला शाहिद ड्रोन ईरान की बहुत बड़ी ताकत है और ईरान रूस को भी अपने ड्रोन सप्लाई कर रहा है। अब चलिए रूस यूक्रेन युद्ध की ओर, जहां देखिए ड्रोन से होने वाली भीषण जंग। ये 10 अक्टूबर को रूस के येस इलाके में किया गया यूक्रेन का भीषण हमला था, जहां यूक्रेन ने रूस के एम्यूनेशन स्टोरेज फैसिलिटी को टारगेट किया था। यूक्रेन का दावा है कि यहां रूस ने यूक्रेन पर हमलों के लिए ईरान से मंगवाए गए 400 शाहिद ड्रोन को छिपा रखा था। जिन्हें यूक्रेन ने अपने लॉन्ग रेंज कामिकाज़े ड्रोन से नष्ट करने का दावा किया। इसके अलावा यूक्रेन ने इसी दिन अपने अटैक ड्रोन से लुहांस्क रीजन में भी हमला बोला था और यहां उसकी सेना ने ऑयल डिपो को टारगेट किया था। हालांकि रूस का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यह हमला नाकाम किया था। रूस के रक्षा मंत्रालय से ऐसी जानकारी दी गई कि उस दिन रूस ने कुल मिलाकर यूक्रेन के 92 ड्रोन मार गिराए थे, जबकि जवाब में रूस ने भी यूक्रेन पर ड्रोन से ही धावा बोला था। उस हमले के बाद यूक्रेन ने भी दावा किया कि उसने कीव को टारगेट करके लॉन्च किए गए 24 रूसी ड्रोन का खात्मा किया था। यानी इस वॉर फ्रंट पर भी ड्रोन जंग में भारी पड़ने वाला एक किलर हथियार बन चुका है। और हाल ही में यूक्रेन के एक टॉप कमांडर ने तो यहां तक दावा किया है कि जंग की शुरुआत से लेकर अब तक रूस यूक्रेन पर अटैक के लिए 14,000 ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है। तो अब सवाल ये भी है कि किसी भी जंग में ड्रोन का प्रयोग इतना अधिक क्यों बढ़ चुका है? तो इसकी कुछ वजहें साफ तौर पर दिखती हैं। जैसे ये बेहद सस्ता ड्रोन है और इसे मार गिराने के लिए करोड़ों रुपए की कीमती मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे दुश्मन देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा, ये आकार में छोटा होने के कारण रडार की पकड़ में नहीं आता और सटीक हमला करने में सक्षम होता है। और तीसरा, ये मानव रहित होता है, जिसके जरिए दुश्मन की जमीन पर कदम रखे बिना उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के शक्तिशाली देश अब परमाणु बमों से ज्यादा ताकतवर ड्रोन बनाने में जुटे हैं।
कि ड्रोन जब इतना बड़ा खतरा बन चुका है तो फिर भविष्य में होने वाली जंगों में उसे काउंटर करने का महाशक्तियों के पास क्या प्लान है। तो अमेरिका में इस पर तेजी से काम हो रहा है। अमेरिका के हथियार बनाने वाली एक कंपनी ने एक ऐसा हाईटेक वेपन बनाया है जिसकी विशेषता ही ड्रोन को मार गिराने वाली है। कंपनी ने ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए 8x8 के स्ट्राइकर यानी हल्के बख्तरबंद वाहन के नए संस्करण का अनावरण किया है। ये वाहन लेजर के साथ साथ 70 mm एडवांस लेजर गाइडेड रॉकेट और 30 mm ऑटोमेटिक तोप और एडवांस सेंसर सिस्टम से लैस है। इसमें 26 किलोवाट का लेजर डायरेक्टेड वेपन लगा है और अपनी लेजर ताकत के दम पर ही यह हथियार अलग अलग आकार और प्रकार के ड्रोन को तबाह करने में सक्षम है। ये उन ड्रोन्स को लेजर अटैक से नष्ट कर सकता है जो 460 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 28,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। इसमें रडार के साथ साथ दुश्मन के किसी भी उड़ते हुए हथियार का पता लगाने और ट्रैक करने वाले सेंसर हैं और इन्हीं खूबियों के चलते ये वेपन ड्रोन्स के अलावा फाइटर जेट और मिसाइलों को भी अपने लेजर से टारगेट कर सकता है। आप इसे अमेरिका का सबसे लेटेस्ट ड्रोन किलर भी कह सकते हैं, जिसे खासतौर पर भविष्य की जंगी जरूरतों को देखते हुए डिजाइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चीन और पाकिस्तान को रास्ते पर लाने के लिए भारत अब अंतरिक्ष प्लान में जुट गया है। भारत के स्पेस मिशन से जुड़ी ये एक ऐसी खबर है जिसके बारे में सुनकर बीजिंग और इस्लामाबाद में बेचैनी बढ़ सकती है। मोदी सरकार के टारगेट 2029 के बारे में जानकर जिनपिंग और शहबाज दोनों परेशान उठेंगे। क्या है भारत का स्पेस टारगेट 2029 और कैसे चीन पाकिस्तान को अंतरिक्ष से सबक सिखाने में इसरो बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पिछले वर्ष इसरो ने भारत को चांद पर सफलता दिलाई थी। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रचा था। +5। पिछले ही वर्ष इसरो ने सूर्य के बेहद करीब आदित्य L1 की लॉन्चिंग कराई थी। इस कामयाबी पर भी भारत का डंका पूरे विश्व में बजा था। देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। इसरो इसी वर्ष के अंत में मिशन गगनयान और वर्ष 2028 तक भारत का शुक्रयान लॉन्च करने की मेगा तैयारियों में जुटा है। इसके अलावा वर्ष 2035 तक भारत अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की तैयारियों में भी जुटा है। लेकिन लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि इसरो इसी बीच एक और सीक्रेट मिशन पर साथ साथ काम कर रहा है। यह ऐसा मिशन है जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान में खलबली मच सकती है, जिसका सीधा टारगेट ही चीन और पाकिस्तान है। कैसे? तो ये खबर विस्तार से सुनिए। असल में इसरो की योजना अगले 5 वर्षों में 52 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की है। इन सैटेलाइट्स का मकसद LAC और LOC यानी चीन और पाकिस्तान की सरहद पर संदिग्ध गतिविधियों पर अंतरिक्ष से नजर रखना होगा और इससे भारतीय सेना की निगरानी क्षमता में काफी वृद्धि होगी। असल में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 7 अक्टूबर को स्पेस बेस्ड सर्विलांस प्रोग्राम के तीसरे चरण को मंजूरी दी थी, जिसके तहत ये योजना बनाई गई है कि आने वाले 5 वर्षों में इसरो अंतरिक्ष में 1-2 नहीं बल्कि 52 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये सभी सैटेलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होंगे। इनमें सिंथेटिक अपर्चर रडार, थर्मल कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा और विजिबल कैमरा लगे होंगे। इन सैटेलाइट से पृथ्वी तक क्लियर सिग्नल और मैसेज तस्वीरें भेजने में आसानी होगी। हम इस मिशन के बारे में और अधिक विस्तार से बताएंगे। उससे पहले सुनिए भारत का यह स्पेस बेस्ड सर्विलांस प्रोग्राम आखिर है क्या। तो इसकी शुरुआत होती है 23 वर्ष पहले। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार थी और पहली बार SBS-1 प्रोग्राम के तहत भारत ने 4 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इनमें रिसेट सैटेलाइट प्रमुख था।
इसके बाद SBS-2 मिशन में वर्ष 2013 में 6 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, जिसे रुक्मणी नाम दिया गया था और जिसका मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में 2000 समुद्री मील की दूरी तक निगरानी रखना था। 0 ये दोनों जो ग्राउंडेड स्टेप ऑन है उसका भी प्रिपरेशन हुआ। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। अब वापस आते हैं नई 52 जासूसी सैटेलाइटों पर। वर्ष 2029 तक इसरो जिन 52 जासूसी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला है, उनकी लागत करीब 27,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इन 52 में से 21 सैटेलाइट इसरो की ओर से बनाए जाएंगे, जबकि 31 सैटेलाइट निजी कंपनियां बनाएंगी। सबसे बड़ी बात, इन सैटेलाइट्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन भी हो सकेगा। यह कारनामा पहली बार होगा। अब यह कैसे होगा, तो इसके बारे में भी जानकारी दिलचस्प है। असल में इन 52 जासूसी सैटेलाइट्स को इसरो अंतरिक्ष में 2 अलग अलग जगह पर स्थापित करेगा। एक हिस्सा है लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि पृथ्वी की निचली कक्षा, जो पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच तक होती है। और दूसरा हिस्सा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये पृथ्वी की सतह से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर की एक गोलाकार कक्षा है। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर इनमें से 35,786 किलोमीटर ऊपर वाली कक्षा में स्थापित किसी जासूसी सैटेलाइट को चीन और पाकिस्तान वाले इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखेंगी, तो वो सबसे पहले ये मैसेज लो अर्थ ऑर्बिट वाले हिस्से में स्थापित दूसरे जासूसी सैटेलाइट को भेजेगा और संदिग्ध इलाके में ठीक से जांच करने के लिए कहेगा। इसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित सैटेलाइट को जब संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पक्का यकीन हो जाएगा, तब वहां से सिग्नल, मैसेज और तस्वीरों के जरिए जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचाई जाएगी। फिर सेना तुरंत एक्टिव होगी और चीन पाकिस्तान की साजिशों पर एक्शन ले सकेगी। ये कितना फायदेमंद साबित होगा, इसे ऐसे समझिए कि 1999 में पाकिस्तान का कारगिल में घुसपैठ और वर्ष 2020 में चीन के सैनिकों के साथ गलवान झड़प को दोबारा होने से रोकने में इसरो अपने जासूसी सैटेलाइट से काफी मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट है। हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी हो गई है। शुभम लोंकर का भाई प्रवीण गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने प्रवीण को पुणे से गिरफ्तार किया है। तो 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो गए थे और अब तीसरे आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने शुभम लोंकर के भाई प्रवीण को पुणे से गिरफ्तार किया है। और अब वो खबर जो पिछले 24 घंटों से न्यूज चैनलों की हेडलाइन बनी हुई है, जिसका एक अपडेट अभी हमने आपको दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की, क्यों की? इस हत्याकांड में अब नए खुलासे हो रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के तार जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़ रहे हैं। लॉरेंस गैंग के बाबा सिद्दीकी को मारने के पीछे सलमान से उसकी दुश्मनी का एंगल भी सामने आ रहा है। अब से कुछ देर पहले मरीन लाइंस के पास बड़ा कब्रिस्तान में उनके शव को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, लेकिन यह मर्डर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दहशत में है। एक बार फिर मुंबई में डी कंपनी वाले दौड़ जैसा डर लौट आया है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल की गुत्थी 5 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। इनमें 4 आरोपी धर्मराज कश्यप, गुरमैल, शिवकुमार और जिशान अख्तर हैं। इनमें से धर्मराज और गुरमैल पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। इन 4 के अलावा शक की सुई जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ भी इशारा कर रही है। शूटर्स ने लॉरेंस के लिए काम करने की बात कबूली है। दूसरी तरफ शुभू लोंकर नाम के जिस शख्स की फेसबुक पोस्ट वायरल हो रही है, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र है और हत्या की जिम्मेदारी की बात कही गई है। TV9 भारतवर्ष इस पोस्ट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
पोस्ट में सलमान खान और दाऊद से करीबी हत्या की वजह बताई गई है। जिस शुभ्बू लोंकर के नाम से ये पोस्ट की गई है, सूत्रों के अनुसार उसका असली नाम शुभम लोंकर हो सकता है। इसे इसी साल फरवरी के महीने में महाराष्ट्र पुलिस ने अकोला से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। तब जांच में इसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन सामने आया था। माना जा रहा है कि काले हिरण के शिकार के मामले में लॉरेंस सलमान से बदला लेना चाहता है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती मर्डर की बड़ी वजह बनी। मतलब सलमान का दोस्त लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन। हालांकि अभी इसकी जांच होना बाकी है, लेकिन पुलिस लॉरेंस की भूमिका होने से इनकार नहीं कर रही है। एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। तो घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने वारदात के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी मिर्च स्प्रे लेकर आए थे। पहले मिर्च स्प्रे करना था, उसके बाद फायरिंग का प्लान था, लेकिन तीसरे आरोपी शिव कुमार ने मिर्च स्प्रे से पहले ही डायरेक्ट फायरिंग कर दी। जिस वक्त शूट आउट हुआ उस समय बाबा सिद्दीकी के साथ 3 सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। टीवी 9 संवाददाता राजीव कुमार ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, 3 सुरक्षाकर्मी और लॉरेंस वाली थ्योरी सामने रखी थी। पहली बार टीवी 9 भारतवर्ष ने ही इस खबर को सामने लाया कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए की गई है। कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया ये जांच का विषय है, लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बाहर से शूटर हायर किए गए, उन्हें पैसे दिए गए और उसके बाद में हत्या कराई गई। वहीं दूसरी बात यह है कि बाबा सिद्दीकी को लेकर लगातार ये खबर चल रही थी कि उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष ने ही इस बात को भी बताया कि बाबा सिद्दीकी को नॉन कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, वाई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं मिली थी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीवी 9 भारतवर्ष ने ही इस बात को भी शुरुआत से रखा कि जिस तरह का पैटर्न है, जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया गया है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस हत्याकांड में बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। अब पुलिस के बयान से उस पर मुहर लग गई है। उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे। इस हत्याकांड की सबसे बड़ी बात मुंबई में लॉरेंस गैंग का बढ़ता दबदबा है। लॉरेंस गैंग डी कंपनी की तरह मुंबई में साम्राज्य फैला रहा है। टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा के मुताबिक एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की है, जिसमें लॉरेंस गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम से की गई है। तो क्या लॉरेंस दाऊद इब्राहिम के रास्ते पर चल पड़ा है और मुंबई में अपना नेटवर्क खड़ा करने के लिए टारगेट किलिंग कर रहा है? क्या इसी कड़ी में उसने सलमान से बदला लेने और अपना डर दिखाने के लिए बाबा सिद्दीकी के मर्डर को अंजाम दिया? मुंबई से राजीव सिंह और दिल्ली से रजनीश के साथ जितेंद्र शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष। और देखिए एक अपडेट है, थोड़ी देर में सुपुर्दे खाक होंगे बाबा सिद्दीकी। जनाजा सिविल लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान पहुंच गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। पुलिस ने कब्रिस्तान की सुरक्षा कड़ी की। करीबी और रिश्तेदारों को ही अंदर जाने दे रही है पुलिस। घर के बाहर अदा की गई जनाजे की नमाज। आप देखिए, घर वाले महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के कई बड़े नाम, प्रफुल्ल पटेल को आप देख पा रहे हैं, आप जीशान सिद्दीकी को देख पा रहे हैं, इसके अलावा कई बड़े नाम वहाँ पर एनसीपी अजित पवार ग्रुप के जो वहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, आप उनको छगन भुजबल को आप देख पा रहे हैं, इस वक्त वहाँ मौजूद है। और अजित पवार भी दिख रहे हैं वहाँ पर, इन जो तस्वीरों में आप अजित पवार को भी देख सकते हैं। तो बड़ा कब्रिस्तान पहुंच चुका है। बाबा सिद्दीकी का जनाजा, तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। कई बड़े नाम, कई बड़े सितारे जो उनके अंतिम दर्शनों के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और इसी बीच खबर ये भी है कि एक तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी भी पुणे से हुई है। आप देखिए, राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके पार्थिव शरीर पर वहाँ आप देख सकते हैं तिरंगा झंडा इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहा है। ये राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को अंतिम विदाई दी जाती हुई तस्वीरें इस वक्त आप सीधे आप देख रहे हैं मुंबई से।